तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या होता है जब दुनिया के सबसे बड़े हीरो ही मतलब एक दूसरे का दुश्मन बन जाए। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शायद सबसे ज़रूरी फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये परतें सिर्फ एक्शन या स्पेशल इफेक्ट्स की नहीं है। ये फिल्म असल में 3 किरदारों के गहरे जख्मों की कहानी है। टोनी स्टार्क का अपराध बोध, स्टीव रॉजर्स की वफादारी और हेलमेट ज़ीमो का बदला। अच्छा। और जब ये तीनों भावनाएं आपस में टकराईं तो नतीजा हुआ एवेंजर्स का टूटना। तो चलिए इस कहानी को सिर्फ घटनाओं के क्रम में नहीं बल्कि इन किरदारों की जो मनोवैज्ञानिक यात्रा है उसके तौर पर समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को बचाने वाले एक दूसरे को बर्बाद करने पर क्यों तुल गए। इसकी शुरुआत होती है 2 अलग-अलग टाइमलाइन से जो कहानी की नींव रखती हैं। हाँ। पहली हमें ले जाती है 1991 में। एक सुनसान सड़क पर विंटर सोल्जर यानी हाइड्रा के काबू में बकी बार्न्स एक गाड़ी को रोकता है और वो बेरहमी से हावर्ड और मरिया स्टार्क की हत्या करता है और सुपर सोल्जर सीरम के पैकेट चुरा लेता है। उस वक्त ये सिर्फ एक क्रूर घटना लगती है। मतलब हमें ये पता नहीं होता कि ये टोनी के माता पिता हैं, लेकिन हमारे स्रोत इस सीन को फिल्म का सबसे बड़ा क्या कहते हैं चेकोव्स गन बताते हैं। हाँ, एक ऐसा डिटेल जो शुरुआत में दिखाया जाता है और जिसका इस्तेमाल कहानी के अंत में तबाही लाने के लिए होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक टाइम बॉम्ब था। और दूसरा धमाका होता है आज के समय में नाइजीरिया के लागोस शहर में। कैप्टन अमेरिका की टीम क्रॉसबोन्स को एक जैविक हथियार चुराने से रोक रही है। हाँ, वो मिशन। और लड़ाई के बीच में क्रॉसबोन्स खुद को उड़ाने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए वांडा मैक्सिमॉफ मतलब स्कारलेट विच उससे अपनी शक्तियों से हवा में उछाल देती है। पर इरादे नेक होने के बावजूद नतीजा बहुत भयानक होता है। धमाका पास की एक इमारत में हो जाता है और दर्जनों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और उनमें वकांडा के मानवीय कार्यकर्ता भी शामिल थे। और यही वो पल था जब दुनिया का सब्र टूट गया। सुकोविया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अब लागोस। सवाल अब ये नहीं था कि एवेंजर्स हीरो हैं या नहीं। सवाल ये था कि उनकी ताकत की कीमत कौन चुका रहा है। और इसी वैश्विक दबाव और डर से जन्म होता है सुकोवियो अकॉर्ड्स का। हाँ। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव जिसके मुताबिक एवेंजर्स अब एक प्राइवेट संस्था नहीं रहेंगे। उन्हें यूएन के एक पैनल के सामने जवाब देना होगा। मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी एक्शन नहीं ले सकते। बिल्कुल। और यहीं पर एवेंजर्स के बीच जो वैचारिक दरार थी वो एक खाई में बदल जाती है। एक तरफ टोनी स्टार्क है जो इन अकॉर्ड्स का पूरा समर्थन कर रहा है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि टोनी का ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो बहुत व्यक्तिगत है। बिल्कुल। अगर हम टोनी की मानसिकता को गहराई से देखें तो ये साफ है कि उसका हर फैसला अल्ट्रॉन के अपराध बोध से निकल रहा था। अच्छा। वो एक इंजीनियर है, उसने एक समस्या बनाई और अब वो उसे एक नए सिस्टम से ठीक करना चाहता है। उसे लगता है कि जवाबदेही और नियंत्रण ही आगे का रास्ता है। और इस सोच को और मजबूत करती है वो माँ जो उसे बताती है कि उसका बेटा सुकोविया में मारा गया था। हाँ, वो डर टोनी को एहसास दिलाता है कि उनके एक्शन के परिणाम वो वास्तविक है। लेकिन क्या स्टीव का पक्ष पूरी तरह से सही था? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? क्या उसके अपने दोस्त बकी को बचाने की जिद ने उसे पूरी दुनिया की सुरक्षा को नजरअंदाज करने पर मजबूर नहीं कर दिया? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है जिसे स्रोत भी उठाते हैं। स्टीव का तर्क है कि सबसे बड़ी शक्ति चुनने की आजादी है। उसका अनुभव उसे सिखाता है कि संस्थाओं पर मतलब सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने शील्ड को अंदर से सड़ते हुए देखा है जिसे हाइड्रा कंट्रोल कर रहा था। सही बात है। वो कहता भी है सरकारों के एजेंडे होते हैं और वो बदलते रहते हैं। उसे डर है कि कल अगर उन्हें किसी ऐसी जगह लड़ने से रोक दिया गया जहां उनकी वाकई जरूरत है तो क्या होगा। तो एक तरफ टोनी है जो अपने अतीत के बोझ तले दबा है और दूसरी तरफ स्टीव है जो अपने अतीत के सबक से डरा हुआ है। तो ये सही बनाम गलत की लड़ाई थी ही नहीं। ये 2 अलग अलग तरह के सही की लड़ाई थी। यहाँ एक विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि स्टीव का जो स्वतंत्रता का विचार है वो उसके 1940 के दशक के सीधे साधे देशभक्ति से आता है जहां दुश्मन साफ था। लेकिन टोनी जो हथियारों के सौदागर का बेटा है और जिसने अल्ट्रॉन बनाया, वो टेक्नोलॉजी और सत्ता के जो अनपेक्षित परिणाम होते हैं उनको ज्यादा गहराई से समझता है। हाँ, कह सकते हैं।
उसकी नियंत्रण की मांग डर से नहीं बल्कि कड़वे अनुभव से पैदा हुई है। और जब ये हीरो अपनी विचारधाराओं में उलझे थे, तब पर्दे के पीछे कोई और ही अपनी कहानी लिख रहा था। हेलमुट ज़ीमो। हाँ, ज़ीमो इस कहानी का असली मास्टरमाइंड है। वो कोई सुपर सोल्जर नहीं है, ना ही उसके पास कोई जादुई शक्ति है। उसका सबसे बड़ा हथियार है धीरज और जानकारी। उसका परिवार सोकोविया में मारा गया था। हाँ, और वो जानता था कि वो अवेंजर्स को ताकत से नहीं हरा सकता। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, एक साम्राज्य को गिराने के लिए उसे बाहर से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे अंदर से तोड़ दो। और वो अपना खेल शुरू करता है। वियना में यूएन की बिल्डिंग में एक बॉम्ब धमाका होता है, ठीक उसी वक्त जब सोकोविया अकॉर्ड्स पर दस्तखत होने वाले थे। और इस धमाके में वकांडा के राजा टीचाका मारे जाते हैं। और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ विंटर सोल्जर नजर आता है। बिल्कुल। ज़ीमो ने बड़ी चालाकी से बकी बार्न्स को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बना दिया। इस घटना के दो बड़े नतीजे हुए। पहला, टिचका का बेटा टिचाला ब्लैक पैंथर बनकर अपने पिता का बदला लेने निकल पड़ता है। और दूसरा, अकॉर्ड्स के खिलाफ खड़े स्टीव रॉजर्स पर अब अपने आतंकवादी दोस्त को बचाने का आरोप लग जाता है। तो ज़ीमो ने एक तीर से दो निशाने लगाए। हाँ, उसने अवेंजर्स के खिलाफ दुनिया को और भड़का दिया और स्टीव को कानून का मुजरिम बना दिया। बकी को पकड़ लिया जाता है, पर ज़ीमो का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मनोचिकित्सक का भेष बदलकर बकी तक पहुंचता है। हाँ। और हाइड्रा के वो कोड वर्ड्स बोलता है जो बकी के दिमाग को फिर से कंट्रोल कर लेते हैं। लॉन्गिंग, रस्टेड, 17, डेब्रेक। और बस बकी बार्न्स फिर से विंटर सोल्जर बन जाता है। और वो वहां से भाग निकलता है। इस प्रक्रिया में वो टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोफ से भी लड़ता है। दुनिया की नजर में ये इस बात का पक्का सबूत था कि बकी एक खतरनाक हथियार है जिसे काबू में करना जरूरी है। लेकिन स्टीव के लिए ये इस बात का सबूत था कि बकी अभी भी किसी के कंट्रोल में है और बेकसूर है। और यहीं पर स्टीव वो लाइन क्रॉस करता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कानून तोड़ता है और एक भगोड़ा बन जाता है। और अब टोनी के पास उसे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब तो आमना सामना होना ही था। और वो आमना सामना होता है जर्मनी के लाइप्जिग एयरपोर्ट पर। ये एमसीयू के इतिहास का सबसे यादगार और दिल तोड़ने वाला सीन है। हाँ, टीम कैप्टन अमेरिका जिसमें फैल्कन, बकी, हॉकाई, स्कारलेट विच और एंटमैन है। और टीम आयरन मैन जिसमें वॉर मशीन, ब्लैक विडो, विजन, ब्लैक पैंथर और एक नया हैरान करने वाला चेहरा स्पाइडरमैन है। इस लड़ाई की खासियत इसका एक्शन नहीं बल्कि इसके पीछे की भावनाएं हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ कोई किसी को जान से मारना नहीं चाहता। बिल्कुल। क्लिंट और नटाशा जो सालों से दोस्त हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वांडा को अपने ही साथी विजन को रोकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक लड़ाई कम और एक परिवार का टूटना ज्यादा लग रहा था। हाँ, हर किरदार की अपनी एक कहानी चल रही थी। स्पाइडरमैन की एंट्री माहौल में कुछ हल्कापन लाती है। वो एक बच्चा है जो अपने हीरोज के बीच लड़कर खुश हो रहा है। उसे तो इस लड़ाई के असली दाव पेच का अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ एंटमैन का जायंट मैन बन जाना सबको हैरान कर देता है। हाँ, वो दिखाता है कि टीम कैप के पास भी चौंकाने वाले हथियार हैं। लेकिन जो पल सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ब्लैक विडो का फैसला है। अच्छा। वो टीम आयरन मैन का हिस्सा होने के बावजूद आखिरी मौके पर स्टीव और बकी को भागने का मौका देती है। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि ये लड़ाई सिद्धांतों से ज्यादा व्यक्तिगत हो चुकी है और वो अपने दोस्त स्टीव को जेल में नहीं देख सकती। पर इस लड़ाई का अंत एक त्रासदी से होता है। विजन फॉल्कन को रोकने के लिए एक बीम फायर करता है, लेकिन फॉल्कन हट जाता है और वो बीम सीधा वॉर मशीन यानी रोडी के आर्क रिएक्टर पर जा लगती है और वो आसमान से नीचे गिरता है। टोनी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोडी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो अपाहिज हो जाता है। और उस एक पल में ये लड़ाई हमेशा के लिए बदल जाती है। अब ये सिर्फ विचारों का टकराव नहीं था, अब खून बह चुका था। टोली के लिए ये उसके सबसे बुरे डर का सच होना था। उनके एक्शन के चलते उसका सबसे अच्छा दोस्त जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गया। इस घटना के बाद स्टीव की टीम के लोगों को द राफ्ट नाम की एक बहुत ही हाईटेक पानी के नीचे बनी जेल में डाल दिया जाता है। और स्टीव और बकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ज़ीमो साइबेरिया के एक पुराने हाइड्रा बेस की तरफ गया है, जहां और भी विंटर सोल्जर्स सो रहे हैं। और स्टीव को लगता है कि ज़ीमो उन्हें जगाकर दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। हाँ। टोनी को भी ये जानकारी मिलती है और वो अकेला बिना किसी को बताए स्टीव की मदद करने साइबेरिया पहुंचता है। उसके मन में शायद कहीं सुलह की एक उम्मीद थी। वो कहता भी है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं,
मैं मदद करने आया हूँ। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और बकी तीनों एक साथ उस बेस में जाते हैं। लेकिन ज़ीमो, वो वहाँ विंटर सोल्जर्स को जगाने नहीं गया था। नहीं, वो तो पहले ही उन्हें मार चुका था। उसका असली प्लान कुछ और था। वो वहाँ सिर्फ टोनी का इंतजार कर रहा था। और फिर वो अपना आखिरी पत्ता फेंकता है। वो टोनी को 16 दिसंबर 1991 की वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। और उस स्क्रीन पर टोनी स्टार्क अपनी आंखों से देखता है कि कैसे विंटर सोल्जर उसके पिता की गाड़ी को रोकता है और कैसे वो बेरहमी से उसकी माँ मरिया स्टार्क का गला घोंटता है। सारे तर्क, सारे सिद्धांत, सारे अकॉर्ड्स सब एक पल में खत्म हो जाते हैं। जो बचता है वो सिर्फ एक बेटे का गुस्सा और दर्द है। वो बकी की तरफ मुड़कर सिर्फ एक सवाल पूछता है, डिड यू नो? क्या तुम जानते थे? और स्टीव कहता है, यस। हाँ। ये इस कहानी का सबसे बड़ा विश्वासघात था। एक विश्लेषण के मुताबिक टोनी को शायद बकी की हरकत से उतना दर्द नहीं हुआ जितना स्टीव के झूठ से। हाँ, स्टीव ने उसे सिर्फ सच नहीं बताया था, उसने टोनी को उसके अपने अतीत से बचाया था, जैसे वो कोई बच्चा हो। अब ये लड़ाई टीम कैप वर्सेस टीम आयरन मैन की नहीं थी। ये टोनी स्टार्क की लड़ाई थी, उस आदमी से जिसने उसकी माँ को मारा और उस आदमी से जिसने उससे ये सच छुपाया। और जो लड़ाई इसके बाद होती है वो एमसीयू की सबसे क्रूर, व्यक्तिगत और भावनात्मक लड़ाई है। इसमें कोई मजाक नहीं, कोई शानदार बैकग्राउंड स्कोर नहीं, सिर्फ धातु के टकराने, चीखने और टूटने की आवाजें हैं। लड़ाई के अंत में स्टीव किसी तरह जीत जाता है। वो बकी को बचा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे टोनी के आर्मर को तोड़ना पड़ता है। हाँ, और टोनी जमीन पर पड़ा कहता है, वो शील्ड मेरे पिता ने बनाई थी, तुम उसके हकदार नहीं हो। और स्टीव बिना कुछ कहे अपनी शील्ड वहीं जमीन पर गिरा देता है और चला जाता है। और जब वो अपनी शील्ड छोड़ के जाता है, वो महज एक हथियार नहीं छोड़ रहा था। नहीं, वो शील्ड हावर्ड स्टार्क ने बनाई थी। उसे छोड़ना टोनी के साथ उसके रिश्ते को तोड़ने जैसा था। एक तरह से वो सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि स्टार्क की विरासत और उस कैप्टन अमेरिका के प्रतीक से भी खुद को अलग कर रहा था। जीमो को ब्लैक पैंथर पकड़ लेता है, पर जीमो अपनी जीत का ऐलान करता है। उसका मिशन पूरा हो चुका था। हाँ, उसने एक भी मुक्का चलाए बिना एवेंजर्स को हरा दिया था। उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़े हीरो भी अंदर से उतने ही खोखले और कमजोर होते हैं जितने आम इंसान। अंत में स्टीव टोनी को एक खत और एक फोन भेजता है। वो माफी मांगता है और वादा करता है कि अगर कभी दुनिया को उनकी जरूरत पड़ी तो वो हमेशा आएगा। पर एक टीम के तौर पर वो खत्म हो चुके थे। कैप्टन अमेरिका एक भगोड़ा था, आयरन मैन अकेला रह गया था और एवेंजर्स 2 टुकड़ों में बटे हुए थे। और स्रोतों का निष्कर्ष यही है कि सिविल वॉर की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही था या कौन गलत। ये हमें ये दिखाती है कि कैसे डर, अपराध बोध और वफादारी जैसी भावनाएं सबसे नेक इरादों वाले लोगों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना सकती हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अवेंजर्स की यही अंदरूनी टूटन, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। जीमो ने जो दरार पैदा की, उसने थैनोस जैसे दुश्मन के लिए दरवाजा खोल दिया। क्या होता अगर इन्फिनिटी वॉर की उस सबसे बड़ी लड़ाई के वक्त पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरो एक साथ एक टीम की तरह खड़े होते? ये सवाल सिविल वॉर हमारे लिए छोड़ जाती है।